फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स इंक्लूडेड में दो चीज़ है, जो कि एक बैलेंस शीट है और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हम जो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि फॉर्म बी जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वर्टिकल फॉर्म शेड्यूल अपनाया गया है। और एक चीज़ आप ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट में 1 से लेके 12 तक शेड्यूल दिए गए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13 से लेके 16 तक शेड्यूल दिए गए हैं। तो आइए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं और इनके शेड्यूल्स देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और इनके शेड्यूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के तरीका ये है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले पार्टिकुलर्स, उसके बाद ये जो नंबर्स दिए गए हैं शेड्यूल नंबर हैं और ये करंट ईयर्स का अमाउंट है। थ्योरी जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में करते हैं तो हमें डबल साइडेड अमाउंट लेना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हमें ओनली एक ही साइड अमाउंट लेना पड़ता है। ऐसे ही सबसे पहले लिखा जाता है, फॉर्मेट एकदम एज इट इज़ लिखना है, बिल्कुल कंफर्म है, आगे पीछे हम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इनकम, और इनकम को दो टाइप में बांटा गया है, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न 13 शेड्यूल नंबर है और अदर इनकम 14 शेड्यूल नंबर है, और उन दोनों को टोटल करके टोटल ए बनता है। तो आपके लिए बहुत ही इजी फॉर्मेट है। इंटरेस्ट इनकम को दो पार्ट में बांटा गया है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले नंबर पे इंटरेस्ट अर्न और दूसरे नंबर पे अदर इनकम। ये होते क्या हैं वो बात की बात है, पहले आप इतना ध्यान रखिए कि फॉर्मेट में पहले नंबर पे इनकम है और दो टाइप में बांटा गया है, इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम। अब आता है सेकंड एक्सपेंडिचर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको 3 टाइप में बांटा गया है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। ये होता क्या है वो बात की बात है। इनका टोटल करने पे टोटल बी आता है। जैसे कि यहाँ पर टोटल ए आया, इसमें 2 आइटम बताई थी और यहाँ पर 3 आइटम है, टोटल बी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में 15 जो इसका शेड्यूल नंबर है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 16 इसका शेड्यूल नंबर है। तो 13 से 16 तक शेड्यूल नंबर बताए थे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि 4 शेड्यूल हैं और जो कि ख़त्म हो गए हैं। प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी का कोई शेड्यूल नहीं है। एंड उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, जो अब हम प्रॉफिट बना रहे हैं, या लॉस प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो कैसे आएगा। इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को, यानी कि ए में से बी को घटा देंगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि पिछले साल का जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो, उसके बाद टोटल सी। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद कंपनीज एक्ट के अनुसार जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तब हमारे में एप्रोप्रिएशंस नहीं था, लेकिन बैंकिंग कंपनीज एक्ट में एप्रोप्रिएशंस भी हैं। तो एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें पहले नंबर पे आता है ट्रांसफर टू स्टेशनरी रिजर्व। इसमें क्या होता है कि यदि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है और उसमें एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र करना है, तो भी बिना एडजस्टमेंट, बिना इंफॉर्मेशन के भी आपको 25% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट गिनना पड़ेगा। अब करंट ईयर प्रॉफिट क्या होता है? करंट ईयर प्रॉफिट वो होता है जो हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं, यानी कि ए माइनस बी घटाने पर जो हमारा आता है। मान लीजिए अगर ए हमारा 5 लाख है
और बी हमारा 3 लाख है, तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख, तो 2 लाख का 25% निकाला जाएगा, वो हमारा ट्रांसफर टू स्टेशनरी रिजर्व में जाएगा। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व यदि दे रखा है क्वेश्चन में तो निकाल देंगे, ऐसे ही डिविडेंड प्रपोज यदि दे रखा है तो निकाल देंगे। एक बात ध्यान रखना कि डिविडेंड प्रपोज हमें इतना गिवन परसेंटेज एंड कैपिटल पेड अप पे निकाला जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है उस पे निकाल देते हैं, जबकि वो रॉन्ग होता है, हमेशा कैपिटल पेड पे निकाला जाएगा। इसके बाद बैलेंस कैरिड आउट टू द बैलेंस शीट, जो अमाउंट बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे, इधर का जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा, वो बैलेंस यहाँ आएगा। अब ये बैलेंस कैसे आएगा, टोटल डी माना जाएगा जिसे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि टोटल सी और टोटल डी का अमाउंट सेम आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, आप दिमाग लगाइए कि अगर टोटल सी हमारा 10 लाख है और ट्रांसफ़र टू स्टेशनरी रिजर्व 5 लाख है, तो और ट्रांसफ़र टू डिविडेंड प्रपोज और ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व नहीं है, तो सबसे पहले बैलेंस कितना निकलेगा, जब हमारा ट्रांसफ़र टोटल सी 10 लाख है और टोटल डी भी 10 लाख ही होगा, और तो एप्रोप्रिएशंस हमारे कितने हैं 5 लाख, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 5 लाख, यानी कि 10 लाख माइनस 5 लाख, तो 5 लाख का बैलेंसिंग फिगर बचेगा। ऐसे ही उसके बाद हम शेड्यूल्स के बारे में सीखते हैं कि शेड्यूल्स होते क्या हैं, जो हमने आपको बताया था कि 13 एंड 14 एंड 15 एंड 16, इनके बारे में और इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और शेड्यूल्स के बारे में देखते हैं। तो शेड्यूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें बैंकिंग का फॉर्मेट, यानी कि बैंक क्या करता है, बैंक किस हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट एंड सब चीज़ करता है, तो उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस। तो ये प्रोसेस समझने के लिए हमें, आप देखिए बैंक क्या करता है, मनी डिपॉजिट करता है। मनी डिपॉजिट करता है तो 3 तरीके से करता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। जब बैंक मनी डिपॉजिट करेगा तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी हो गई, क्योंकि बैंक को इस पे इंटरेस्ट पे करना है। ऐसे ही बैंक मनी डिपॉजिट करता है, उसी मनी का कुछ रिजर्व यानी कि अपने पास रख के बाकी उसको उधार के रूप में या बिल्स डिस्काउंटेड या ओवरड्राफ्ट लोन्स के रूप में, लोन्स एडवांस के रूप में बाहर दे देता है। तो वो क्या है, असेट्स है, इन पे इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, इंटरेस्ट को पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वो असेट्स हो गया। तो जब इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा इन पर, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बैंक पे करता है, और इंटरेस्ट जब बैंक बाहर से इंटरेस्ट और डिस्काउंट पर डिस्काउंट और इंटरेस्ट लेना बैंक के लिए प्रॉफिट है, इट मीन्स असेट्स। तो उसके लिए हमें शेड्यूल नंबर 13, यदि 14 में अदर इनकम में क्या आता है, इंटरेस्ट से डिफरेंट कोई अदर इनकम होगी वो 14 में आएगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, ये सब अदर इनकम में आएगी। एंड उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पे, शेड्यूल नंबर 15 में क्या आता है कि जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे कि सेविंग पे, करंट फिक्स पे, हमें कुछ ना कुछ अमाउंट जब हमारे बैंक में डिपॉजिट, मान लीजिए एक बैंक है, हमारा एक बैंक है, उसमें कोई डिपॉजिट करता है तो हमें उनको इंटरेस्ट कुछ अमाउंट देना पड़ता है, तो वो हमारे लिए पे करना है, वो 15 में आएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट की छोड़कर जो अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं, जैसे कि कमीशंस, ब्रोकरेज, ये सब, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सब 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे।